नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज कई विभिन्न चीज़ों पे चर्चाएं करेंगे। जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह की उठापटक हुई, योगी वर्सेस मोदी जी की जो रस्साकशी शुरू हो गई है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, कितना मजबूत होगा, भाजपा का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इस सारी चीज़ों पे चर्चाएं करेंगे। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर, देखिए मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि भाजपा की एक महारत हासिल है हेडलाइन मैनेजमेंट की। वो मीडिया का हेडलाइन मैनेजमेंट, मीडिया का विमर्श वो तय करती है। पिछले 2-4-5 दिन से, 6-7 दिन से योगी जी को हटाने की बात हो रही है, तो कभी कोई आ रहा है तो कोई गवर्नर से मिल रहे हैं, लेकिन आपने कहीं देखा कि ये हेडलाइन बन के, और इसमें अभी कांग्रेस के वो G23 के लोगों ने कोई वो दे दिया था, पत्र लिख दिया था, उसको लेके कितना शाम को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उस पर हल्ला मचा रहा था, पेपर भी रंगे पड़े थे। यहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। और इन सब चीज़ों को थोड़ा एक रोकने के लिए स्ट्रैटेजी, देखिए मैं हरदम कहता रहा हूँ कि बीजेपी का स्ट्रैटेजी, इलेक्शन स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो काम करते हैं। आज बीजेपी में ज्वाइन किए हैं जितिन प्रसाद जी, कांग्रेस के पुराने नेता जितेंद्र प्रसाद थे, उनके लड़के हैं जितिन प्रसाद जी। अपने को ब्राह्मण, कुछ सभा चलाते हैं, एक बार केवल एमपी रहे। चूंकि गांधी परिवार के बहुत क्लोज थे, इसलिए उनकी अनुकंपा से मंत्री भी बना दिए गए। कोई ऐसे मंत्री नहीं कि आपने आज तक याद रखें कि उन्होंने एक्सीलेंट काम किया। जैसे बहुत से मंत्रियों का यंग उसमें बने हैं मंत्री, उनका काम लोगों को याद रहा है, लेकिन इनका कोई ऐसा काम नहीं। चूंकि अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेजी बोलते हैं, तो ये सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन कांग्रेस की थी। राहुल गांधी को ये सब लोग, इस तरह के लोग बहुत पसंद हैं, जो खानदानी हों, जो दून स्कूल में पढ़ते थे, ये सब इनके बायोडेटा थे। और राहुल गांधी के बहुत विश्वास पात्र थे। मैं इनका दमखम भी बता दूंगा, इनको राहुल गांधी ने, इन्हीं को वेस्ट बंगाल का इंचार्ज बना के भेजा था। अब सोच लीजिए राहुल गांधी की पॉलिटिकल समझ कितनी हो सकती है कि जो व्यक्ति आपका सबसे ट्रस्टवर्दी वेस्ट बंगाल भेजा गया हो, वो आप ही को छोड़ के भाग गया। हालांकि ये छोड़ के 2019 के इलेक्शन में भी भाग रहे थे, ये राहुल गांधी को भी पता है, ये पूरे नेतृत्व को पता है ये, लेकिन इनको जाके कैसे कैसे मना के लोग वापस लाए थे। इनकी जो राजनीतिक ताकत है वो भी जरा मैं बता दूं। धौरहरा से ये चुनाव लास्ट लड़े थे। रेखा वो एक्चुअली सीट का चेंज हुआ है, कुछ उसमें सीट जुड़ी है। वो रेखा वहीं से 2009 में एमपी हुए, फिर 2014-2019 में रेखा वर्मा जी हुई हैं बीजेपी की। 2014 में ये चौथे नंबर पे रहे, 2019 में इन्होंने इम्प्रूव किया, ये तीसरे नंबर पे आए। रेखा वर्मा जी को 5,12,000 वोट मिले थे, इनको 1,62,000 वोट मिले थे। ये केवल 3.5 लाख वोट से हारे थे। अब इतने बड़े कद्दावर नेता, और उसमें आज अगर आप न्यूज़ सुनते तो उसमें बार बार पीयूष गोयल जी कह रहे थे और कांग्रेस के कद्दावर नेता, कांग्रेस के कद्दावर नेता। ये कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। खैर, अब मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड पे जितिन प्रसाद जी के आने से कोई ब्राह्मण आ जाएगा, कोई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन यस, एक परसेप्शन होगा, एक जनरल माहौल बनता है कि भाई वहाँ से देखो छोड़ के आ रहे हैं, जिसमें उसमें लिखा ना कि कांग्रेस को एक करारा झटका, ये कहा गया कि कांग्रेस को एक करारा झटका। तो ये सारी चीज़ें उसमें हुई। अब मुख्य मुद्दे पे ये आ जाएं कि आज एक अच्छी खबर ये आई है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो आज से उत्तर प्रदेश के जो प्रिंट मीडिया के ऐड है उसमें उनकी शक्ल हमें दिखने लगी। अच्छा लगा। हमारे प्रधानमंत्री जी को, गंगा पुत्र को इन लोग बाहर रख कर दिए थे, तो योगी जी ने उनको फिर वापस, अब उनकी भी फोटो, योगी जी की दाहिने तरफ फोटो, मोदी जी की बाएं तरफ फोटो आज से लगने लगी। अब योगी जी की जरा स्थिति ये था, क्योंकि बीच में हो रहा था कि वो आ गए हैं राधा मोहन सिंह, उन्होंने गवर्नर को कुछ दे दिया है, तो गवर्नर से फिर वो स्पीकर से भी मिले हैं। लेकिन कल स्वतंत्र देव सिंह ने इस स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि अब योगी जी नहीं बदले जाएंगे, इन्हीं के नेतृत्व में 2022 का विधानसभा चुनाव हम लोग लड़ेंगे। एक विजय द्विवेदी जी हैं जो बड़े पत्रकार हैं, आरएसएस के ऊपर और बीजेपी के कुछ नेताओं पे उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। उनके हवाले से भी मैं कह रहा हूँ, कल वो कई उसमें आ रहे थे चैनल्स में, उन्होंने बताया कि ये आरएसएस की बैठक में तय हो गया है कि कोई चेंज नहीं होगा। एक बड़ा और निर्णय हुआ है कि ये जो 5 राज्यों में अभी चुनाव हो रहे हैं उसमें मोदी जी कहीं फेस नहीं बनेंगे।
क्योंकि रणनीतिकारों का ये कहना है कि जब मोदी जी वर्सेस केजरीवाल, मोदी जी वर्सेस नीतीश कुमार 2015, मोदी जी वर्सेस ममता बनर्जी, तो जब ये हारते हैं तो लगता है कि मोदी जी हार गए। और बात भी है क्योंकि आप सारा वोट, सारा वो तो आप मोदी जी के नाम पे करते हैं, तो उस इमेज को बचाने के लिए, उस इमेज मैनेजमेंट के चक्कर में अब मोदी जी फेस नहीं होंगे, फेस योगी जी होंगे। मोदी जी दौरा करेंगे, वो सब ठीक है, क्योंकि मैं ये भी बता दूं कि अभी 2024 तक जो लोकसभा का चुनाव है, 16 राज्यों के चुनाव होने हैं। फरवरी मार्च में 5 राज्यों में होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है सबसे इंपॉर्टेंट। अब इनके चैलेंजेस क्या हैं ये जरा समझ लीजिए। आज जैसे मैं योगी जी के पर्सपेक्टिव से, बीजेपी के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं, इनका सबसे बड़ा चैलेंज है किसान आंदोलन। इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसको इन लोग कंटेन करने में सफल रहे हैं, वो केवल वेस्टर्न यूपी से बाहर। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के रेफरेंस से बात कर रहा हूं, योगी जी के रेफरेंस से बात कर रहा हूं, तो उसको इन्होंने वेस्टर्न यूपी से बहुत आगे बढ़ने नहीं दिया है। वो एक तरह से कंटेन्ड है वेस्टर्न यूपी में। दौरे हो रहे हैं, ग्राउंड पे हो सकता है कि कुछ जो विपक्ष के लोग हैं या जो किसान नेता हैं वो दौड़ धूप कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा सी चेंज अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी दिक्कत जो है, वो जो मुझे लग रहा है कि एक सबसे बड़ी चुनौती, आज की तारीख में किसी को नहीं पता है कि थर्ड वेव आएगी तो कितनी मतलब आक्रामक होगी, कितनी वो होगी, ये उसकी इंटेंसिटी का अंदाज नहीं है। तो अगर थर्ड वेव आती है और वो आक्रामक होती है, मारक होती है ज़्यादा, तो वो उससे भी बहुत सी चीज़ें सरकार की, जैसे कलई खुल गई थी ना, सेकेंड वेव में सरकार की कलई खुल गई थी, सरकार नहीं मैनेज कर पाई थी। तीसरी चीज़ जो अभी शायद सेट इन नहीं हुई है और जिसका अंदाज बहुत से लोगों को, जो हम सब लोग शहर में रहते हैं, हम लोगों को नहीं है, जो आर्थिक मंदी आ रही है ना, जो वो कितनी ज़बरदस्त मार करेगी और उसका क्या इफेक्ट होगा, ये शायद अभी पता नहीं लग रहा है। क्योंकि अभी तो ये कहा जा रहा है, कल परसों की एक रिपोर्ट आई कि 7 करोड़ लोगों ने निवेश किया हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में, और स्टॉक एक्सचेंज इतना अच्छा चल रहा है। तो एक ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बहुत ही बढ़िया देश की आर्थिक स्थिति है। आर्थिक मंदी जितनी कस के मार देने वाली है, वो गाँव में, शहर के गरीब लोगों में उस मार को कितना झेल पाएंगे और उससे उनका कितना गुस्सा है सरकार के प्रति होगा, वो देखने वाली बात है। और सबसे बड़ा, मतलब इन सारी चीज़ों से बड़ा, जो कोरोना का मिसमैनेजमेंट हुआ है, जो कुप्रबंधन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी, स्टेट गवर्नमेंट वाला भी। और उसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि जिस घर में कोई मरा है, जिसके यहाँ, उसका गुस्सा है, अभी भी गुस्सा है। वो गुस्सा जिस दिन वोट पड़ेगा तब तक वो गुस्सा वोट में तब्दील होगा, वो गुस्सा भाजपा की सरकार के अगेंस्ट में होगा, ये जरा देखने वाली बात है। लेकिन चूंकि मृत्यु हुई है, इसलिए ये भूल जाने वाला जख्म नहीं है। और सबसे अंतिम बात जो चैलेंज है, देखिए वैक्सीन, अब प्रधानमंत्री आके कह रहे हैं कि नहीं हम लोग दिसंबर तक अपने 100 करोड़ लोगों का जो टारगेट है उनको वैक्सीन लगा देंगे। तरह तरह की स्कीम हो रही है, कितनी वैक्सीन आ जाएंगी। आज हम जून में बैठे हुए हैं, 9 जून को। ईश्वर करे कि 100 करोड़ लोगों को दोनों डोज ऑफ वैक्सीन लग जाएं दिसंबर तक, हम बड़े खतरे से बचेंगे। लेकिन अगर जैसी एक संभावना है कि उस समय आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे और आप एक कोई नया किस्म का एक एक्सक्यूज लेके आएंगे कि वो नेहरू जी ने नहीं लगाने दिया, नेहरू जी ने अपनी विल में एक लिख गए थे कि अगर ये कहीं से आएगा वैक्सीन तो इस तरह की वैक्सीन नहीं लगाना, कुछ मालूम नहीं, ये तो नई नई तरह के एक्सक्यूज लाते हैं। अगर वो करेंगे तो अब देश इस समय वो सब इस तरह की आपकी एक्सक्यूज और वो सब सुनने को तैयार नहीं है। अभी तक बहुत सी चीज़ें, आज से उत्तर प्रदेश में सारा लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, आंकड़े बता रहे हैं कुछ और आंकड़ों का जिस तरह से प्रबंधन हुआ है, जो मैनेज किया गया है, सरकार अपनी पीठ थपथपा ले, सरकार ये कह ले कि बहुत अच्छा किया और हम तो पूरे देश में सबसे अच्छा कर लिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी भी समझ लीजिए। इस समय जो लोगों की मृत्यु हुई है वो आंकड़े, और ये सरकारी आंकड़े हैं, महाराष्ट्र में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, दिल्ली में 24,600 लोग, और उत्तर प्रदेश में 21,300 लोग। अब उत्तर प्रदेश जैसे में 21,300 लोग हैं। मैं थोड़ा इसलिए आपको बता दूं क्योंकि ये आंकड़ा भी आप समझ लीजिए, देश में कुल गांव 6,30,321 हैं, उत्तर प्रदेश में
कुल गांव 1,07,327 हैं। आप गांव में जाके पूछ लीजिए, मतलब वो गांव जरा आप मतलब सरकार ही वो लिस्ट दे दे जिस लिस्ट में कम से कम एक गांव में 10 लोग ना मरे हों, 5 से 10, मतलब कहीं 15 मरे हैं, कहीं 20 मरे हैं। मेरे हिसाब से सरकार अगर एक ये लिस्ट जारी कर दे ना कि इस गांव में 5 से कम लोग मरे हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी। क्योंकि अगर 1 लाख लोग हैं, 1 लाख गांव है, 1,07,000, और अगर 10 लोग भी एक गांव में मरे हैं तो ये फिगर बहुत ज़्यादा आ रही है। 10 लाख से ऊपर लोग मरे हैं, 10-11 लाख लोग मरे। आप अपना मैनेजमेंट के हिसाब से आप अपना छुपा लीजिए कि नहीं हम तो सब वो कर लिए हैं, क्लीन चिट, लेकिन जो मरा है वो तो मरा ही है ना, तो उसको तो आप नकार नहीं सकते हैं। मेरे हिसाब से जो बीजेपी के जो सरकार है, जिस तरह से चल रही है, पार्टी है, उसका टर्निंग पॉइंट वेस्ट बंगाल इलेक्शन था, ये मेरे हिसाब से है। जो योगी के पक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में मोदी जी और अमित शाह हार गए इतनी मेहनत के बाद भी। जो योगी जी का विरोधी ग्रुप है वो ये कह रहा है कि नहीं यहाँ पे पंचायत इलेक्शन हार गए इनकी अगुवाई में। कहें कुछ भी, देश के परसेप्शन के हिसाब से तो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हारना मेरे हिसाब से आपका टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है अगर बीजेपी खराब करती। क्योंकि अगर बीजेपी वेस्ट बंगाल मैनेज कर ले गई होती तो आज इतनी मुश्किल स्थिति में नहीं होती। भाई यहाँ पे यही झगड़ा चल रहा था ना मोदी जी वर्सेस योगी जी में, कि मोदी जी ने इस पूरे वो उसमें या पिछले दिनों कौन सा बड़ा काम किया बताइए। जो योगी के अगेंस्ट वाला ग्रुप है वो कह रहा था योगी जी ने कौन सा बड़ा काम किया है ये बताइए। मैं इन दोनों लोगों से अलग हटके जरा आपको एक नज़ारा और बताता हूँ। बीजेपी के कुल लोकसभा मेंबर हैं 303, राज्यसभा में बीजेपी के 95 मेंबर हैं आउट ऑफ 245। 398 तो ये लोग हैं, और पूरे हिंदुस्तान में एमएलए जो टोटल हैं वो 4,123 हैं, जिसमें बीजेपी के 1,434 एमएलए हैं। 1,434। ऐसी जानकारी के लिए बता दूं बिना रेफरेंस के, कांग्रेस के 767 हैं। अब 1,434 और 398, इन दोनों को अगर आप जोड़िए तो 1,832 लोग हो जाते हैं जो बीजेपी के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिनके पास मोटर गाड़ी, बंगला, तनख्वाह, पैसा, प्रभाव, ये सारी चीज़ें हैं, लाल बत्ती, ये सब है। इन लोगों ने सबने प्रधानमंत्री की स्कीम के अनुसार 3-3 गांव अडॉप्ट किए थे। इन 832 लोगों में आज 832 में 18 लोग, अरे 1832 में 18 लोग भी क्या ये कह सकते हैं ये 3 गांव मैंने अडॉप्ट किए थे 3 साल पहले, जाइए वहां देख लीजिए, मैंने उसका बिल्कुल चेंज कर दिया, कायाकल्प कर दिया। अडॉप्ट किए क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया। कहना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर ने अगर कुछ नहीं किया तो ये जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, अब ये आज की तारीख में कुछ कहें कि हमें यहाँ योगी जी काम नहीं करने दिए, योगी जी हमारी सुनते ही नहीं थे, अधिकारी नहीं सुनते थे, लेकिन आप लोगों ने भी कोई काम नहीं किया। तो आप भी जब वापस अपनी कंस्टिट्यूंसी में जा रहे हैं तो आपके लिए भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब ये हो रहा है कि योगी जी किस बात पे वोट मांगेंगे। क्योंकि हुआ क्या था कि जब मोदी जी ने 2017 में जब योगी जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए तो उनको एक तरह से पोस्टर बॉय ऑफ हिंदुत्व हो गए। उस समय सबसे ज़्यादा फायदा इनसे हो रहा था, इनको सब जगह मोदी जी भेज रहे थे, क्योंकि मोदी जी वो जो एग्रेसिव हिंदू की बात होती है वो खुद नहीं, अपने मुंह से नहीं बोलते हैं। वो लव जिहाद, ये या तो अमित शाह, इस तरह की बातें अमित शाह से, योगी जी से, इन सबसे कहलवाते हैं। अब दिक्कत क्या हो रही है? अब दिक्कत ये हो रही है कि इस समय आप अगर फिर उग्र हिंदूवाद के बेसिस पे वोट मांगने जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो बवाल होना चाहिए हिंदू मुस्लिम वाला। सरकार दोनों जगह भाजपा की है, केंद्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी। अब अगर कोई दंगा फसाद होता है तो उसका भी खामियाजा आपको भुगतना होगा, क्योंकि आपके रहते ये कॉमनल रॉयट्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका वो एक एवरेज किसी को भी लगेगा भाई ये क्यों हो रहा है, तो वो वाला भी आपके हाथ से मौका चला गया जो हिंदू मुस्लिम करके आप कुछ कर सकें। अब दिक्कत जो योगी जी को और आ रही है, ये जो एक अरविंद शर्मा जी आ गए हैं। अब अरविंद शर्मा जी को मोदी जी ने क्यों मतलब वीआरएस करवाई, क्यों एमएलसी बनवाया, उनके मन में क्या था, ये तो जितने मुंह उतनी बात, ये पर लेकिन ये तय है
कि अरविंद शर्मा जी उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी के ऊपर नकेल लगाने नहीं आए थे तो कम से कम उत्तर प्रदेश का उनको जो था कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन ठीक कर देंगे, ऐसे जादू की छड़ी घुमाएंगे और सब ठीक कर देंगे। वो नहीं हुआ। दूसरा, इस पूरे अभी तक तो वो चीजें ढकी तुपी थी। अभी हाल के दिनों में जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जो 2017 में स्टेट प्रेसिडेंट थे और ये मानते थे कि ये सारा जो एमएलए जितना अब मतलब अनप्रेसिडेंट विक्ट्री जो हुई है वो उनके कारण हुई है, उनका भी इधर गुस्सा या उनका भी जो मन का वो है वो निकला है, क्योंकि वो फिर एमएलएज में थोड़ा एक्टिव हो गए हैं और उनका कि जो ओबीसी हैं उनके साथ नहीं हो रहा है, बैकवर्ड के साथ बड़ी जाति हो रही है, इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं। अब एक चीज बताइए, अभी तो मान लीजिए ठीक है जो भी कर लिया, लेकिन जो 250 एमएलएज ने दस्तखत किया है नेतृत्व परिवर्तन के लिए, वो क्या योगी जी भूल जाएंगे या वो चीजें बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी? क्योंकि एक अभी मैं किसी उस पर सुन रहा था, अभय दुबे जी के हवाले से, वो बता रहे थे कि 64% जो एमएलए थे वो चाहते थे कि योगी जी को हटा दिया जाए, 36% कह रहे थे कि इनको ना बदला जाए। अब वे ये किया है जो नेतृत्व है, आरएसएस हो चाहे जो, कि इनको हटाने से ज्यादा नुकसान है, और अगर इनको चीफ मिनिस्टर रहने दिया जाए और उसके साथ हम इलेक्शन में जा रहे हैं तो कम नुकसान है। लब्बो-लुआब यह है कि इनको हटाते हैं तो ये ज्यादा नुकसान कर देंगे बीजेपी का बनिस्बत इस समय के। विजय द्विवेदी जी के हवाले से आरएसएस ने इस बार यह तय किया है कि बीजेपी में अच्छे खासे लोगों को, मुस्लिम लोगों को उम्मीदवार बनाया जाएगा। एक दो टोकन नहीं, एक सब्सटेंशियल नंबर को टिकट दिया जाएगा। तो अगर वो टिकट मुस्लिम को दे रहे हैं तो अब आप कॉम्युनल कार्ड भी बहुत ज्यादा खेलना आसान नहीं रहेगा। अच्छा, एक चीज और हो रही है, बार बार कहा जा रहा है कि आरएसएस की चॉइस थे योगी जी। ये चीज समझ लीजिए, आरएसएस की कोई चॉइस नहीं थी। जब मनोज सिन्हा बन रहे थे, आरएसएस की चॉइस वो थे, तब इन्होंने जाके कहा कि भाई मैं क्यों नहीं, और उस समय उनको लगा कि एक उग्र हिंदुत्व के लिए जो 2017 में आरएसएस को लग रहा था, तो उन्होंने इनके पीछे अपना वेट डाल दिया था। कोई वो आरएसएस की ऐसी चॉइस नहीं थे। और ये भी आपको याद दिला दें कि आरएसएस से और बीजेपी से योगी आदित्यनाथ कई बार पास में दो हाथ कर चुके हैं कि हम अपना कैंडिडेट उतार देंगे, हम ये कर देंगे। कोई ये नहीं है कि उनके बहुत काडर वाले हैं, आरएसएस के कभी नहीं रहे हैं। चलते चलते बता दूं, योगी जी के 3 उनके जो स्ट्रांग पॉइंट योगी जी के कैंप वाले कहते हैं कि हिंदुत्व वाली उनका वो, क्योंकि उग्र हिंदुत्ववाद, दूसरा वो टफ एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं, और तीसरा वो विकास और डेवलपमेंट की बातें करते हैं। जहां तक हिंदुत्व की बात है, यस, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, वो बहुत ही उग्र हिंदुवाद उसके वो हैं, एक तरह से फ्लैग बेयरर हैं। लेकिन जो टफ एडमिनिस्ट्रेटर की बात है, उसमें एक आम जन को ये लगता है कि ठोक दो वाली जो नीति है वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों को वक्ती तौर पे वो अच्छा लगे, लेकिन किसी भी व्यक्ति जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका लॉ में विश्वास है, उसको ये नहीं लगेगा। पुलिस न्यायाधीश का काम नहीं करना चाहिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी पढ़ी लिखे समाज में। विकास और डेवलपमेंट की जो बात है, ये कागज पे तो हुआ है, एक बड़ा भारी यहाँ सब में वो हुआ था, लखनऊ में भी इंटरनेशनल सेमिनार क्या हुआ था, लेकिन ग्राउंड पे वो विकास नहीं दिख रहा है। जैसे मैं अखिलेश यादव का कोई प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन कम से कम उनका जो मेट्रो चला दिए थे, लैपटॉप जो बांट दिए थे जिस ढंग से, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे नई तरह की चीज बना दिए थे, इस तरह के बहुत से कंट्रीब्यूशन अखिलेश यादव के पास थे। अब मुझे अंतोगत्वा ये लगता है कि देखिए, अब 3 कैटेगरी के वोटर हैं। एक जो योगी जी के प्रशंसक हैं, योगी जी, मोदी जी, भाजपा के प्रशंसक हैं, जो उनके हार्डकोर वोटर हैं, वो तो रहेंगे ही। एक जो उनके आलोचक हैं, अब वो आलोचक बढ़ जाएंगे तो प्रशंसक लोगों को, मतलब भाजपा का फायदा होगा। आलोचक लोग एक जगह इकट्ठा रहेंगे तो उनको दिक्कत होगी। लेकिन इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी भी हाल के दिनों में भी देखने को मिल रही है, खास करके कोरोना मैनेजमेंट के बाद, जिसका नाम दिया जा रहा है पूर्व प्रशंसक। पास्ट में हम बहुत भक्त थे, लेकिन आज की तारीख में जरा भक्ति में कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि भाई ये
भक्ति ठीक है कि नहीं है, सार्वजनिक रूप से कहना ठीक नहीं है। तो ये जो पूर्व प्रशंसक लोग हैं, इनकी तादाद अगर बढ़ जाती है तो चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो भाजपा हो, राह बहुत आसान नहीं है। धन्यवाद। हम लोगों ने ये सफ़र करीब 3 साल पहले डगमगाते हुए शुरू किया था। आज आप लोगों का प्रेम के साथ हम 2 लाख से ऊपर का परिवार हो गए हैं। और अब इस चैनल को स्थायित्व देने के लिए आप सब लोगों से, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, से आग्रह है कि हम एक नई मेंबरशिप स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। इस मेंबरशिप स्कीम में 3 कैटेगरीज हैं। एसोसिएट है 199 रुपये के, 199 रुपीज़। देन पार्टनर 1199 1199 रुपये। और फैमिली है, उसमें 3999 3999। आपसे आग्रह है कि अभी तक जिस तरह का प्रेम और सहयोग आपने दिया है, और ख़ास करके इस प्रोग्राम में मेंबरशिप लेके आप हमारा उत्साहवर्धन करेंगे, हमें रास्ता भी दिखाएंगे और इस पूरे चैनल को एक नई दिशा की ओर ले चलने में सहायता करेंगे। धन्यवाद।